नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि कक्षा 7 हमारा राजस्थान अध्याय 1 वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो इस प्रकार ये कुल 8-10 चैप्टर है, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है अपना वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? तो 10वें भाग पर वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? चूरू में। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है क्या कहलाता है? आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है? 1/3 भाग पर। आगे चलते हैं। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है क्या कहलाते हैं? सुरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र है? तो 50% भाग से ज़्यादा है ये। ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है क्या कहलाता है? अवर्गीकृत वन क्षेत्र। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में भौतिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आगे चलेंगे। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर आते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? रोहिड़ा, खेजड़ी, डोकला, बेर, बबूल, केर, नीम इत्यादि पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बोटेनिकल नेम, वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। सेवन घास पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। तो सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन से। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, डाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम इत्यादि सब पाए जाते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्धशुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है साइबेरियन क्रेन, बगुले, बैया, कोयल और बटेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ पाया जाता है, भालू, सांभर, नीलगाय और मगरमच्छ
पाए जाते हैं। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? भय मुक्त वन। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य वन्य जीव पाए जाते हैं? तो ये गोडाउन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अलवर में है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद, अजमेर और पाली में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर में आते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। आगे चलते हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है। बेंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बारां में। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना जरूरी है? 33%। राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित की गई 2010 में। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया संपूर्ण भूभाग के 20% भाग पर वनाच्छादित करना। आगे चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित है? केवल 10% भाग पर वनाच्छादित है। आगे चलते हैं। काजरी कहाँ स्थित है? तो ये काजरी जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये। और एक है आपरी, AFRI, आपरी अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र इसको कहते हैं। खेजड़ली कांड कब हुआ था? ये हुआ था 12 सितंबर 1730 में। कब हुआ था? 12 सितंबर 1730 में। आगे चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान किया? किसको बचाने के लिए? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुष थे ये। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। आगे चलते हैं। अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है? यानी कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा और जस्ता। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक
संयंत्र स्थापित किया गया है? देबारी उदयपुर में। राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। कहाँ कहाँ होता है? जयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा और राजस्थान में। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर में। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर और राजसमंद में। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में होता है। कहाँ कहाँ होता है? उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। आगे चलते हैं। अब्रक का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाले जिले हैं सिरोही, अजमेर। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है, कौन सा खनिज है? वोलेस्टोनाइट है। आगे चलते हैं। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है, अब्रक। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला कौन कौन से हैं? तो जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। कौन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो ये है परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है पालना, बरसिंगसर कहाँ है? बीकानेर में है। और कपूरडी बाड़मेर में है। मेड़ता रोड नागौर में भी उत्पादन होता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो ये सूरतगढ़, श्रीगंगानगर है। छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? छबड़ा बारा किस पर आधारित है? कोयले पर। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोठारों में पाए जाते हैं, कमली ताल में पाए जाते हैं, तन्नोट में पाए जाते हैं, मनिहारी टिब्बा में भी है, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडीवाला में भी पाए जाते हैं। आगे चलेंगे। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? सादेवाला जैसलमेर में स्थित है, ये बागेवाला बीकानेर में है, ऐश्वर्या मंगला ये बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंता विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? तो ये गैस आधारित है। किस पर आधारित है? गैस आधारित। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तारापुर, महाराष्ट्र में। अध्याय 3 की बात करते हैं, कृषि एवं सिंचाई की। खाद्यान्न फसल है गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल। व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है? तो ये गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? मेवाड़ का। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा राजसमंद भी इसी में आता है। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस से होती है? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? राजेंद्र सिंह।
आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 4 की बात करते हैं। अध्याय 4 है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जोधपुर में है। राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार की बात करेंगे और प्रथम प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब व कहाँ की गई? ब्यावर में 1889 में। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण 2019 में किया गया। आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192। तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब तक रहा? 1177 से 1192। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम तो क्या था? कर्पूर देवी, और पिताजी का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया? आंतरिक स्थिति पर। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो ये 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन से? विद्यापति गौड़, वागीश्वर थे, और विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर थे। इसके अलावा जयानक है, विश्वरूप जनार्दन और चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था 1433 से 1468 तक। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। आगे चलते हैं, महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे 1433 में। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? कटार, कलम और कला। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है महाराणा कुंभा का शासन। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, बोमट दुर्ग है, मचान का दुर्ग है, कुम्भलगढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। आगे चलते हैं, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से थे? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, या रायन की उपाधि, महाराणा की उपाधि, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु इत्यादि उपाधियां इन्होंने हासिल की है। किसने? महाराणा कुंभा ने। आगे चलते हैं, महाराणा सांगा का शासनकाल रहा था 1509 से 1528 तक। 1509 से 1528 तक। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव। मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562 तक। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गंगा के। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। मालदेव ने कितने युद्ध किए? 58। मालदेव का कितने प्रगणों पर अधिकार था? तो 58 प्रगणों पर क्या था? इनका अधिकार था। आगे चलते हैं, मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? तो सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया, मालकोट दुर्ग, मेड़ता का निर्माण कराया,
पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। पोखरण का जैसलमेर में, और पोखरण में क्या हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे 1976 में। मालदेव का देहांत हुआ था 1562 में। किसने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा, तो फारसी इतिहासकारों ने कहा। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था 1572 से 1597। महाराणा प्रताप पुत्र थे, महाराणा प्रताप पुत्र थे, किनके पुत्र थे, उदय सिंह जी के। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। कौन चले गए, जगमाल। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई, विश्ववल्लभ। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 तक। राय सिंह किसके पुत्र थे, राव कल्याणमल जी के। राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1574 को। राजपूताने का कर्ण राय सिंह जी को कहा जाता है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया है। जूनागढ़ का है, बीकानेर में। आगे चलते हैं। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिषी रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की, महाराजा राय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा था 1621 से 1667 तक। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठे थे 1621 में। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा, अहमदनगर अभियान पर भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी थी 1639 में। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरोध किसने भेजा, तो ये औरंगजेब ने भेजा। बिहारी सतसई की रचना किसने की, बिहारी सतसई की रचना 1662 में बिहारी ने की। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की, राम कवि ने की। आगे चलते हैं। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678। जयवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, 1626 को बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिताजी गज सिंह जी थे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय इनकी रचना की थी। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे, महाराणा जगत सिंह जी के। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी कि श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ से लेकर आए थे, महाराणा राज सिंह प्रथम। आगे चलते हैं। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनवाया, महाराजा राज सिंह प्रथम ने। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया, 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति है। सवाई जय सिंह का शासनकाल रहा था 1699 से 1743 तक। सवाई जय सिंह का जन्म 1688 को हुआ। सवाई जय सिंह राज सिंहासन पर कब बैठे थे, तो 1699 में बैठे। कब बैठे, 1699। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी, औरंगजेब ने दी थी। आमेर किस स्थान पर है, किस स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, सवाई जय सिंह ने। आमेर, एक सेकंड वापस करते हैं इसको। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी, तो औरंगजेब ने। आमेर जयपुर में
है। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया। जिज मोहम्मद शाही की रचना किसने की? सवाई जयसिंह ने 1725 में। आगे चलते हैं और बात करते हैं जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से, जिनकी रचना सवाई जयसिंह ने करवाई थी। सवाई जयसिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्होंने सवाई जयसिंह जी ने 4 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। कहाँ कहाँ करवाया है? जयपुर में करवाया है, दिल्ली में करवाया है। बहुत बार ये सेकंड ग्रेड में भी, अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार से। प्रश्न ये पूछा गया कि निम्न में से कौन से स्थान पर सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, या सौर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? इस प्रकार से पूछा गया, तो सवाई जयसिंह जी ने इनका निर्माण करवाया। तो देखिए, सवाई जयसिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। याद रख लो, DMBUG। दिल्ली, मथुरा, B से बनारस, U से उज्जैन और J से हो गया जयपुर। आगे चलते हैं। महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1755 से 1763 तक। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। सूरजमल के पिताजी थे बदन सिंह, कविवर सूदन और अखीराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? महाराजा सूरजमल के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 7 की बात करते हैं। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? बिजोलिया कहाँ है? मतलब भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? धाकड़ जाति के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था 1897 से 1914 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1923 था। आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण है 1914 से 1923 और बिजोलिया का ये तीसरा चरण था 1923 से 1941 तक। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए दिए थे? तो 1897 में। कब लगाए? 1897 में राव करशन सिंह जी ने लगाए थे। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की? नानाजी ठाकरे या नानाजी ठाकरे ऐसे इसका नाम है, इन्होंने की थी। तो शिकायत से नाराज होकर करशन राव ने कौन सा कर लगाया? चौरी कर लगा दिया था। बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर या तलवार बंदाई कर किसने लगाई? पृथ्वी सिंह ने। आगे चलते हैं, इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसके अध्यक्षता में किया? तो साधु सीताराम जी की अध्यक्षता में इनका विरोध किया था। साधु सीताराम दास जी और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में ये 2 लोग थे। मुख्य साधु सीताराम जी थे। आगे चलते, विजय सिंह जी पथी के 1917 में किसकी स्थापना की? ऊपर माल पंच बोर्ड की इन्होंने स्थापना की थी। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। आंदोलन के तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? जमनालाल बजाज ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? अंजना देवी है,
अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी और रमा देवी। आगे चलते हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पत्तिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने किया। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से ही। ट्रेंच कमीशन ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे? तो ये गोविंदपुरा किसानों पर चलाने का आदेश दे दिए थे। रूपाजी और करबाजी का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से ही। 53 में से कितनी मांगे बेगू किसान आंदोलन में मानी गई? 53 में से 34 को मान लिया गया। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनू राम नारायण चौधरी और हरिबाऊ किंकर ने। बूंदी, आगे चलते हैं। बूंदी के बरड़, यहाँ पर बारड़ लिखा है, बरड़ होगा। बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया? तो नानक जी भील है, वो शहीद हो गए। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जंगली सुअर। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1921 में। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? महाराजा जय सिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? नीमू चना। इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। कौन सी घटना को कहा? किस घटना को कहा इन्होंने? नीमू चना कांड को। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सीकर। सीकर के शासक कौन थे? कल्याण सिंह जी। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन की। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह और नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठला। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया? मास्टर कालीचरण जी ने। आगे चलते हैं। अध्याय 8, आज़ादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार की। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो ये आकातीज के दिन होते हैं। सबको पता है आपको। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। आगे चलते हैं। किसके प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून कब बना? 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो ये जयपुर रियासत ने किया था। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया? तो ये कोटा में। कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, उदयपुर और अलवर रियासत। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? दयानंद सरस्वती जी ने उठाई थी। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? 10 दिसंबर 1903 को अलवर में। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? चक्कर और हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। किसको? दास प्रथा। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया। कब किया था? 1833 में। कब किया था? 1833 में। राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा का
किन रियासतों में, राजस्थान के किन रियासतों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? तो मेवाड़ और कोटा राज्यों में। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो 1853 में राजपूताना एजेंट टू गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजीनियस एजुकेशन यानी कि देसी शिक्षा के नाम से इन्होंने किया था। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? तो ये 1819 में अजमेर में। कब? 1819 में। आगे चलेंगे। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई? तो 1835 में। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? जैसलमेर को छोड़कर। किसको छोड़कर? जैसलमेर रियासत को छोड़कर। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो वॉइस राय लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में। अजमेर में स्थित है मेयो कॉलेज और ये सबसे पुरानी है। एक अजमेर की प्रसिद्ध डेयरी है पद्मा डेयरी, वो भी काफ़ी पुरानी है। मेयो कॉलेज हो गया। आगे चलते हैं। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 में। राजस्थान में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए थे तो 1861 में किए। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया तो 1866 में पुष्कर अजमेर में खोला गया। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी किसको जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या जी को। तो आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से भोगीलाल जी को जाना जाता है। भोगीलाल जी पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1904 में डूंगरपुर में। कब हुआ? 1904 में डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या। आगे चलते हैं। नानाभाई खाट और सिंगाबाई का संबंध किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नानाबाई की हत्या और सिंगाबाई को क्रूरता से पीटा जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को? कौन सी पाठशाला थी? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गए, कौन थी? कालीबाई। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ? 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल जी शास्त्री ने की। किसने की? हीरालाल जी शास्त्री ने। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना, हीरालाल शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध किससे है? झुंझुनू जिले से। किसने? आगे चलते हैं। किसने जंगल जमीन आंदोलन चलाया? मामा बालेश्वर दयाल। संविधान दिवस मनाया जाता है मामा बालेश्वर दयाल। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो चैप्टर शुरू किए थे वो ख़त्म होने वाले, बस एक लास्ट सारणी है, उसके बाद में कंप्लीट होता है। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा के सदस्य और वे राजस्थान के निवासी थे। संविधान सभा के सदस्य, तो प्रथम जो सदस्य है, पहले इनकी बात करते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी है, ये अजमेर मेरवाड़ा रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से? अजमेर मेरवाड़ा रियासत से संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर
रियासत से संबंधित है। जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत से संबंधित है। आगे चलते हैं, बलवंत राय जी हैं, ये उदयपुर रियासत से संबंधित है। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से हैं। दलेल सिंह जी कोटा से हैं। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं। जसवंत सिंह बीकानेर से हैं। आगे चले, राज बहादुर भरतपुर से, ये भरतपुर से हैं। राय बहादुर भरतपुर से हैं। ये हीरालाल शास्त्री जयपुर से हैं। सरदार सिंह जी है, ये खेतड़ी से हैं, खेतड़ी झुंझुनू में है। और आगे चले और इनकी बात करें, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो प्रशासनिक अधिकारी कौन से थे, तो सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर। सरदार KM पन्नीकर बीकानेर। सर T विजया राघवाचार्य, ये उदयपुर रियासत के क्या थे, अधिकारी थे। तो इस प्रकार हमने जिन चैप्टरों को शुरू किया था आज उनको कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम इन चैप्टरों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों।